हेलो गाइस, तो आप सब कैसे हैं। तो आज मैं जो बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगा वो मेरे लिए बहुत सेंसिटिव है। हो सकता है जो लोगों ने एक्सपीरियंस किया हो, जो लोगों ने एक चीज़ एक्सपीरियंस करी हो, या आपके किसी जानने वाले को या किसी अपने को ये चीज़ हुई हो, तो आप भी शायद मुझसे रिलेट कर पाएँ। मैं आज अपने टीबी स्टोरी के बारे में बात करूँगा। तो मुझे ब्रेन में टीबी हुआ था, और ये कब डायग्नोज़ हुआ, कैसे डायग्नोज़ हुआ, वो सारी स्टोरी आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपके साथ कैसे बताऊँ, क्योंकि टॉपिक बहुत सेंसिटिव है मेरे लिए, और जिनको ये हुआ है वो शायद मुझसे रिलेट भी कर पाएँ। मैं ढंग से बोल भी नहीं पा रहा हूँ, इतना सेंसिटिव है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि मैंने ये एक मिशन बनाया है अपनी लाइफ का कि मैं जितना हो सके लोगों को टीबी के बारे में जागरूक कर सकूँ, ताकि जो मेरे साथ एक्सपीरियंसेस हुए हैं अपनी लाइफ में इन 10-11 सालों में, क्योंकि 11 साल पहले हुआ था टीबी, और जो एक्सपीरियंसेस मुझे इन 10-11 साल में हुए, वो मतलब कि वो चीज़ें किसी और के साथ ना हो, या लोग उसके बारे में जागरूक रहें। ओके। तो हुआ क्या, मैं पार्क में खेल रहा था, तो मैं, मेरे बहन भाई और मैं मम्मी के साथ हम पार्क में गए थे। तो मुझे चक्कर से आने लगे, मुझे लगा कि शायद कमज़ोरी है। उस टाइम मैं था 13 इयर्स का, तो मुझे चक्कर से आने लगे। तो मैं इतना समझदार तो था उस टाइम थोड़ा बहुत, तो कि मैं सोचा कि मैं घर चला जाता हूँ, मुझे दिक्कत आ रही है, और मैं घर आ गया। फिर घर आने के बाद क्या हुआ, खाना बनाया, और मुझे आज भी याद है उस टाइम चावल बने थे। तो मैंने चावल खाए, और मैं कुछ भी खा रहा था तो वो उल्टी के थ्रू आ रहा था, मतलब वोमिट के थ्रू बाहर आ रहा था। और फिर जब वो वोमिट के थ्रू बाहर आ रहा था, तो सोचा कुछ ऐसा ही होगा, पेट में कोई इन्फेक्शन होगा। 1-2 बार खाया, कुछ नहीं। फिर वो वोमिट के थ्रू बाहर आ, वोमिट भी बहुत तेज़। और फिर उसके बाद में मेरे को हेडेक शुरू हो गया। हेडेक शुरू हुआ, मैं कोई कोल्ड ड्रिंक पीऊँ वो उल्टी आ जाए, और कुछ और भी खाऊँ पीऊँ तो सब कुछ उल्टी के थ्रू, और कुछ मतलब कि वैसे कुछ सिंपल पानी भी पीऊँ तो वो भी उल्टी के थ्रू आ रहा था, इतनी दिक्कत थी मेरे को। तो हम गए हॉस्पिटल में, क्योंकि दिक्कत तो थी। हॉस्पिटल में मैं, हमारे यहाँ इमरजेंसी मतलब कि हम गए, जो हमारे हॉस्पिटल है सबसे नज़दीक, उसमें इमरजेंसी वार्ड में गए। उनने मेरे को देखा, और मुझे मतलब इतनी हालत ख़राब थी मेरी, मेरा सिर दर्द हो रहा था बहुत तेज़, इतना तेज़ दर्द कि ऐसा सिर दर्द तो मैंने अपनी लाइफ में कभी एक्सपीरियंस नहीं करा था। और मैं लगभग बेहोश हो गया था उस टाइम, मुझे कुछ भी याद नहीं है, आज भी याद नहीं है मुझे क्या हुआ। तो डॉक्टर्स ने कुछ सजेस्ट करा होगा, मतलब कुछ बताया होगा मेरे पेरेंट्स को, और फिर उन्होंने मेरे को एडमिट कर दिया सीधा। ये मतलब कि कोई ओपीडी वगैरह नहीं हुआ, सीधा एडमिट करा था उन्होंने मेरे को। और फिर एडमिट करने के बाद में मैं बेहोश ही रहा था कुछ 1-2 घंटे तक, या आधे घंटे तक शायद, मुझे टाइम का भी याद नहीं है। और जब मुझे होश आया, तब मैं एक बेड पे था, और कुछ जो कंपाउंडर्स वगैरह होते हैं, जो नर्स वगैरह होते हैं, वो मेरे बैक जो स्पाइनल कॉर्ड है वहाँ से एक सैंपल ले रहे थे। तो उसे, वो पानी होता है आपके स्पाइनल कॉर्ड में, जिसे हम सीएसएफ कहते हैं। तो अब मैं थोड़ा समझदार हो गया हूँ, तो मुझे इन चीज़ों के बारे में पता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, पर बता रहा हूँ मैं आपको। तो वो मतलब एक पिन होती है, वो आपके स्पाइनल कॉर्ड में डालते, फिर जो फ्लूइड होता है वो बाहर आ जाता है, उसका सैंपल ले रहे थे। और बाकी उन जो डॉक्टर्स वगैरह हैं, उन्होंने मेरे मॉनिटरिंग वगैरह करने के बाद मुझे एडमिट कर लिया। तो टेस्ट वगैरह हुए, तो उस टाइम ही पता चल गया था मुझे कि मुझे ब्रेन में टीबी है। तो उस टाइम तो मुझे लगा कि उन्होंने ऐसा कुछ कहा है कि ब्रेन में बुखार है। मेरे को पूरा किसी ने पक्का बताया ही नहीं था उस टाइम, मेरे पेरेंट्स को ही सारा कुछ पता था शायद। और फिर उन्होंने एडमिट किया, 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते, मतलब 1 हफ्ते तक तो मैं हॉस्पिटल में था, पूरा 1 हफ्ता वहाँ एडमिट था। और मेरे को बहुत अजीब लगता था कि मैं हॉस्पिटल में क्यों हूँ, और ये मतलब इतनी सारी दवाइयाँ क्यों ले रहा हूँ मैं। और फिर मैं कहता था अपने पेरेंट्स से कि हम घर कब जाएंगे, उस टाइम छोटा ही था तो मुझे टीवी देखना था, वहाँ टीवी था नहीं। तो फिर वो कहते थे चलेंगे। फिर उन्होंने कुछ दिन बाद मुझे डिस्चार्ज करा,
सारे टेस्ट वगैरह करने के बाद और उन्होंने कुछ टैबलेट्स चलाई, 2 या 3 टैबलेट थी जो मुझे खाली पेट लेनी पड़ती थी, 2 थी शायद, हाँ 2 थी और शायद एक और होगी, याद नहीं वो, क्योंकि बहुत पुराना टाइम है। 2 तो कम से कम लेनी पड़ती थी मुझे टैबलेट, तो 2 टैबलेट मैं लेता था खाली पेट, और वो बहुत गर्म टैबलेट होती थी, मुझे बहुत गर्मी करती थी। और एक कनूला उन्होंने नहीं निकाली थी, वो हाथ में लगा रखा था उन्होंने, तो कुछ मतलब कि वो इंजेक्शन भी लगाते थे, कोई टैबलेट भी दे रखी थी उन्होंने, तो इंजेक्शन भी रेगुलर लगते थे मुझे हर दिन। वो मतलब बाहर से कभी कोई नर्स आती थी तो वो घर पे आके लगा जाते थे, तो वो इंजेक्शन लगते थे मेरे को। तो वो क्या हुआ, हमने उसी साल एक नया स्कूल ज्वाइन करा था, नया एडमिशन कराया था मेरा कहीं पे और मेरे भाई का। तो हम वो स्कूल में गए थे और वो स्कूल बहुत दूर था हमारे घर से, मतलब कि आधा एक घंटा लग जाता था। तो क्या है कि बीमारी इतनी सीरियस थी तो वो स्कूल भी छोड़ना पड़ा, क्योंकि अब वो पैसे भी लग गए थे, सब कुछ था, लेकिन फिर भी ये स्कूल छोड़ना पड़ा। तो मैंने किसी नॉर्मल स्कूल में एडमिशन लिया, फिर उसके बाद में फिर नॉर्मल स्कूल में एडमिशन लेने, वो भी कब लिया मैंने, शायद जुलाई, हाँ जुलाई अगस्त में, क्योंकि छुट्टियां चल रही थी जब मेरे को ये इलनेस का पता चला। तो हमारी छुट्टियां ख़त्म हो गई थी गर्मियों की, तो पूरी गर्मी तो मैं ठीक रहा, जब स्कूल खुलने का टाइम आया तो उस टाइम में बीमार हो गया था। और फिर बीमार होने के बाद मैं बस एक दिन उस स्कूल गया था, जिस स्कूल में पहले एडमिशन कराया था हमने, उस वो लास्ट डे था मेरा उस स्कूल में। उसके बाद में फिर मैं कभी नहीं गया उस स्कूल में, ना तो मतलब उस जहाँ वो स्कूल है उस स्कूल के आसपास भी नहीं गया मैं आज तक भी। और फिर उसके बाद में दूसरे स्कूल में, एक छोटा स्कूल था, उसमें एडमिशन लिया, मतलब एक स्कूल था जिससे मेरी पढ़ाई थोड़ी कंटिन्यू रहे, थोड़ा बोझ भी ना आए। तो लेकिन उस टाइम क्या है कि मैं बीमार बहुत ज़्यादा था और मेरी बॉडी पे वो चीज़ इफ़ेक्ट दिखा रही थी। तो उस टाइम शायद मेरे पेरेंट्स को भी इतना नहीं पता था और ना डॉक्टर्स ने भी हमें इतना गाइड अच्छे से नहीं कर पाए, डॉक्टर भी। पर उससे उसके बाद में कुछ महीने तो ठीक है, जैसी चल रही थी नॉर्मल लाइफ चल रही थी, दवाई भी शायद उस टाइम में नहीं ले रहा था टीबी वगैरह की। लेकिन उसके बाद जब दिवाली आई, तो दिवाली के छोटी दिवाली थी उस दिन, तो जिस दिन छोटी दिवाली थी उस टाइम में गिर गया, मतलब कि गिर गया मैं, और ऐसा गिरा कि मेरे जो ये अपर लिप है ना, यहाँ पे एक बहुत मतलब कि डीप घाव हो गया, ठीक है। और तो मैं सोचा कि डॉक्टर को दिखाए तो उन्होंने दवाई दी और कुछ दवाई वगैरह लगाई। लेकिन फिर उसी रात को, छोटी दिवाली वाली रात को, या हाँ बड़ी दिवाली वाली रात को, मेरे को बहुत हैवी सिर में पेन शुरू हो गया, बहुत ज़्यादा हैवी पेन, इतना कि मुझे कपड़ा बांधना पड़ा सिर के ऊपर, और फिर भी वो दर्द नहीं गया। फिर क्या हुआ कि हम डॉक्टर के गए, इमरजेंसी में ही गए दोबारा, वहाँ उन्होंने फिर से वही बताया कि इन्हें तो ब्रेन टीबी है और एडमिट करना पड़ेगा। तो दिवाली मनाने के बाद मैं फिर से एडमिट हुआ हॉस्पिटल में, और इस बार भी वही 7-8 दिन का, 9 दिन का पूरा टाइम पीरियड था। तो इस टाइम क्या हुआ कि मेरे कुछ और एक्स्ट्रा टेस्ट हुए, जैसे कि पहले तो जो CSF ब्लड वगैरह टेस्ट करे थे, इस बार CSF के साथ में MRI भी करा, जो कि वो बहुत मेरे लिए बहुत डरावना था। मुझे आज भी MRI से बहुत डर लगता है, और मेरी लाइफ में मैंने 2 ही बार करवाया है, और मैंने फिर कसम खाई कि मैं दोबारा कभी MRI नहीं कराऊंगा, क्योंकि मेरे को बहुत डर लगता है MRI से। और फिर उसके बाद में पता चला कि मेरे सिर में पानी भरा हुआ है, मतलब कि हाँ, क्योंकि ब्रेन टीबी में ये होता है कि उसको कहते हैं मेनिंजाइटिस, और उसमें जब मेरे को पता चला कि मेरे सिर में पानी भरा हुआ है, डॉक्टर्स ने हमारी फैमिली को बताया, और फिर उसका ट्रीटमेंट चालू हुआ। और वो ट्रीटमेंट चालू होने के बाद में वो मेरे को पूरा तो नहीं पता कि कैसे क्या होती है बीमारी, लेकिन इतना पता है कि जो डॉक्टर ने हमें सिंपल बताया था कि इनके ब्रेन में टीबी है, और शायद डॉक्टर ने मेरे मम्मी पापा को ही बताया था कि इनके ब्रेन में पानी भरा हुआ है। मेरे को अभी भी पूरा नहीं पता कि एक कैसी बीमारी होती है, क्या होती है, बस वो जो थोड़ा बहुत मैंने नेट से रिसर्च करा हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूँ।
तो वो इलाज शुरू हुआ और फिर मैंने दवाई लेना चालू करा। उस टाइम भी फिर वही 2 टैबलेट्स लेनी पड़ती थी खाली पेट वगैरह, वो भी कंटिन्यू रहा। फिर कंटिन्यू करते गया मैं, और कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हुए मेरी बॉडी पे, जैसे कि मेरे को कभी कभी पेट में दर्द भी होता था, कॉन्स्टिपेशन वगैरह। और एक था कि थोड़ा कि आपका जो यूरिन का कलर भी चेंज हो जाता है। मतलब कि जो आप टैबलेट्स वगैरह लेते हो, आपका कलर भी चेंज हो जाता है यूरिन का। तो मेरे को मतलब कि जैसे सबके साथ ही होता है, ऐसा नहीं कि मेरे साथ ही होता है, हुआ है ये कि मेरे जो यूरिन का कलर था उस टाइम रेड हो गया था, तो मैं डर गया था, पता नहीं क्या हुआ। फिर डॉक्टर को बताया, उन्होंने बताया कि दवाई की वजह से होता है। तो ठीक है, हम दवाई ले रहे थे। और फिर उसके बाद में जनवरी में क्या हुआ, जनवरी में मैं जैसे मैं हमारे स्कूल में कंपटीशन हुआ था रेस वगैरह का। तो जिस स्कूल में बाद में एडमिशन लिया था, उस स्कूल में कंपटीशन हुआ था। तो रेस का कंपटीशन हुआ था, तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट करा। और फिर मैं सोचा कि शायद वो दिक्कत जो है वो, मतलब मेरे पाँव में बहुत दर्द हो रहा था, मैं उठ भी नहीं पा रहा था। मैं शायद 4-5 दिन के लिए पूरा बेड पे लेट गया था, मैं खुद खड़ा भी नहीं हो पाता था, इतनी बुरी हालत थी मेरी। तो मैंने फिर क्या हमने हड्डी वाले डॉक्टर को दिखाया। मतलब जैसे होता है कि बोन में कोई दिक्कत होगी, तो उनने देखा कि नहीं, ये तो ऐसी कोई बोन वगैरह की कोई दिक्कत नहीं है। रीढ़ की हड्डी भी चेक करी उनने, सब चेक करा, एक्सरे वगैरह, नहीं वो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं उठ नहीं पा रहा था बेड पे से। तो हमें लगा कि शायद मेडिसिन की वजह से कोई दिक्कत आ रही, तो वो मेडिसिन उस टाइम हमने बंद कर दी, टीबी की। और फिर जब दोबारा फिर कुछ और प्रॉब्लम्स आने लगी, क्योंकि प्रॉब्लम्स बहुत सारी थी। और जब मैं स्कूल जाता था तो मेरे टीचर्स भी मुझसे कहते थे कि तुम्हारा जो ये फोरहेड है ना, ये कुछ सूजा हुआ लग रहा है। और मुझे तो उस टाइम कुछ पता नहीं था, मैं उस टाइम छोटा था, और मेरा ब्रेन भी उस तरह से मेरे को लग रहा है कि उस टाइम फंक्शन नहीं कर पा रहा था। मैं चीज़ें समझने में भी बहुत परेशानी आ रही थी। आप समझिए, बहुत मुश्किल है। मैं किस तरह बता रहा हूँ अपनी ये जर्नी, मैं ही जानता हूँ। तो अगर कोई चीज़ मुझसे गलत बोली जाए तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा। मुझे अभी भी अपनी जो मेरे साथ इलनेस हुई थी उसकी इतनी नॉलेज नहीं है, पर जितनी भी मैं जुटा पाया हूँ अपने नेट से वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वो इसलिए ताकि कभी आपके नियर एंड डियर को ऐसी कोई प्रॉब्लम आए तो आपको कभी कोई परेशानी ना हो। और मैं आजकल तो बहुत गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, फ्री ट्रीटमेंट भी है, टीबी के लिए टेस्ट भी फ्री वगैरह है। गवर्नमेंट, अगर आप गवर्नमेंट से करवाते हैं, मतलब आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके टीबी का टेस्ट कराते हैं, तो फ्री है सब कुछ। लेकिन हमारे टाइम में प्राइवेट था, तो हम प्राइवेट में सारा काम, जो सारा इलाज हुआ था मेरा प्राइवेट में हुआ था। तो मैं कहा था हाँ, कि फिर मैं बिल्कुल बेड पे लेट गया था, तो हमने मेडिसिन वगैरह बंद कर दी। और जो टीचर्स थे वो कहते थे कि तुम्हारा जो माथा है वो बहुत सूज गया है। और मेरी बॉडी मतलब बहुत कमज़ोर हो गई थी इस चीज़ की वजह से, टीबी की वजह से। मतलब नॉर्मल बच्चों से मैं बहुत अलग दिखता था। इस कारण से मेरे माथा बिल्कुल सूजा हुआ था, मतलब एकदम स्वेलिंग सी आ रखी थी। टीचर कहते थे कि आप कोई जो ये फोरहेड है, इस पे कोई स्वेलिंग है, कोई दिक्कत है क्या। और मुझे यूँ तो पता था कोई बीमारी, पर इतनी सीरियस दिक्कत है ये नहीं पता था मेरे को। तो फिर मैं, और उस टाइम दवाइयाँ इतनी गर्म थी कि मेरी जो पूरा फोरहेड है वो पिंपल से गिर गया था, मतलब पूरे के पूरे फोरहेड पे। तो स्किन की भी दवाई ले रहा था मैं उस टाइम पे, तो स्किन की भी, पर वो स्किन की दवाई से थोड़े दिन जाते थे फिर दोबारा आ जाते थे वो जो पिंपल वगैरह है। तो सब कहने लग गए थे कि जवानी फूट रही है ना, हो भी सकता है, या फिर शायद हो सकता है कि वो दवाई इतनी गर्म थी इसकी वजह से हो रहा हो, कुछ भी हो सकता है। फिर उसके बाद में जब मेरे को लगा, मतलब कि जब मैं बेड पे लेट गया, तो वो हमने सोचा कि शायद ये दवाई कोई साइड इफ़ेक्ट कर दी, तो उस टाइम वो दवाई भी बंद कर दी।
और फिर क्या हुआ कि एक दिन मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब बहुत हैवी स्टमक पेन हुआ। तो कम से कम वो पेन इतना ज़्यादा था कि मैं थोड़ी देर पहले दवाई ली थी। और फिर वो दवाई क्या है कि उसके बाद मैंने गर्मी हो गई थी तो मैंने दही खाया। तो जो दवाई है ना उस वो ऐसी थी कि वो जो दही खाया था वो वॉमिट के थ्रू बाहर आया, और वो सारा बिल्कुल लाल हो रखा था। तो शायद वो दवाई की वजह से था। तो फिर हम गए डॉक्टर के पास। तो पूरा मतलब कि सुबह से शायद 9 से 10 बज रहे होंगे, 10 से शाम के 5 बजे तक मेरा पेट दर्द रहा। और हमने एक न्यूरो की पर्ची कटवाई, और उन्होंने बताया कि ये बीमारी बहुत सीरियस है, आपको दवाई बंद नहीं करनी चाहिए इसकी। तो उस टाइम पे हमने दोबारा से कोशिश करा कि दवाई चालू करें। फिर वो सब हो गया, मैं पास भी हो गया अपने स्कूल से। लेकिन क्या हुआ था, जब इस बीमारी ने मेरी लाइफ को बहुत मतलब चेंज करा है। मैं किसी और से तो शेयर नहीं कर सकता। मैं किसी को भी बताता था कि मुझे ब्रेन टीबी है, तो लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, कि बोलते थे कि ब्रेन में भी कभी कोई टीबी होता है, नहीं होता, ऐसा कहते थे लोग मेरे को। मुझे आज भी याद है कुछ लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया था इस कारण से, क्योंकि उस टाइम पे लोगों में इतनी जागरूकता नहीं थी, और शायद आज भी नहीं है जागरूकता। फिर कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम चला रही ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके टीबी के बारे में। तो मैं गवर्नमेंट का भी बहुत थैंक यू करता हूँ कि आपने फ्री प्रोग्राम चलाया है लोगों के लिए, ताकि लोग अपना इलाज अच्छे से और जल्द से जल्द करा सकें। और तो ये बात थी। उसके बाद में क्या हुआ, तो मेरी लाइफ में चेंजेस यह है कि जैसे मैं 7th में था, तो उस टाइम मैं 8th में था। तो जब मैं 7th में था तो मेरे मार्क्स आते थे मतलब साइंस में या कहीं भी और भी किसी सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 याद है मुझे, क्योंकि 100 आउट ऑफ 100 ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो भूली जा सके। मेरे जब लास्ट मेरे 7th में मार्क्स आए थे फाइनल एग्ज़ाम में 100 आउट ऑफ 100, अगर आप कहो तो मैं आपको दिखा भी दूंगा, वो मेरे पास रिपोर्ट कार्ड अभी भी पड़ा है। तो मेरे लास्ट ये आए थे 100 आउट ऑफ 100। और फिर जब मैं गया 8th में, तो शायद इस मतलब कि इस इलनेस की वजह से, अब पता नहीं किस कारण से, मैं उस तरह से ढंग से पढ़ नहीं पा रहा था, और मुझे चीज़ें याद भी नहीं हो पा रही ढंग से। मतलब कि मेरे को याद रखने में चीज़ें बहुत दिक्कत आने लगी, आज तक भी बहुत दिक्कत आती। जैसे मुझे कोई आज कोई चीज़ बोल दे 1 मिनट पहले या 2 मिनट पहले, तो मैं भूल जाऊँगा, मुझे याद ही नहीं रहता। इस ऐसी दिक्कत आती है मेरे को अभी भी कभी कभी। और मैंने सर्च करा, हाँ होता है, कुछ पेशेंट्स में, ब्रेन टीबी के पेशेंट्स में ऐसी चीज़ें होती हैं, और तो ये मेरे साथ भी हुआ है, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो क्या हुआ फिर, उसके बाद में मैंने उस स्कूल से भी निकल के एक दूसरे स्कूल में एडमिशन लिया। उससे रिज़ल्ट आ गया ठीक ठाक, मैं पहले से पास हो गया। और वो पास होना बहुत मुश्किल था मेरे लिए, लेकिन किसी तरह मैं हो गया पास। उस ईयर में पास हो गया। और मैं सबसे पहले तो इस प्लेटफॉर्म पे मैं अपनी ग्रैंड माँ का भी बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा, कि उस टाइम वो मेरे साथ थी जब मेरे साथ ये सब हो रहा है। मतलब मेरी दादी मेरे साथ थी जब मेरे साथ ये सब प्रॉब्लम हो रही थी। तो उन्होंने मेरे को बताया था कि डॉक्टर ने कहा है कि पढ़ाई को बिल्कुल आराम से लेना, टेंशन नहीं लेनी। ये बीमारी बहुत थोड़ी सी परेशानी वाली है, बस टेंशन नहीं लेनी है और अच्छे से ख्याल रखना है। तो उन्होंने भी बहुत मेरी मदद करी, और उन्होंने भी मेरा उस टाइम जब तक वो मेरे साथ रही उन्हें ख्याल रखा। और तो उन्होंने बताया था मेरे को कि ये बीमारी बहुत थोड़ी परेशानी वाली है, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है, और दवाई टाइम से लेते रहना है। और मेरी फैमिली ने भी बहुत सपोर्ट किया मेरी इस जर्नी में। और फिर उसके बाद में क्या हुआ, अप्रैल में हम गए किसी और हॉस्पिटल में, क्योंकि मेरे सिम्टम्स इम्प्रूव नहीं हो रहे थे। दवाई तो हमने बंद तो कर दी थी, लेकिन सिम्टम्स क्या है वो वहीं के वहीं थे। तो सिम्टम्स इम्प्रूव नहीं होते, हम दूसरे हॉस्पिटल में गए। किसी ने बताया कि इस हॉस्पिटल में जाओ, ये न्यूरोलॉजिस्ट अच्छा है, यहाँ पे हम गए। अब मैं किसी भी हॉस्पिटल का यहाँ नाम नहीं लूँगा, क्योंकि ये सही नहीं है, इसलिए मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। तो हम गए उस हॉस्पिटल में, वहाँ पे
फिर उन्होंने सारे एमआरआई करा। अब मेरे को फिर से डर लगा, मैं तो बिल्कुल ही परेशान हो गया, मैं रोने ही लग गया था जब एमआरआई हुआ मेरा। और फिर मेरे पापा बोल रहे थे कि तो जब कोई तेरे को डर लगे तो उस टाइम हनुमान चालीसा शुरू कर दियो एमआरआई में, क्योंकि उनको पता था मेरे को डर लगता है। तो मैंने शुरू करी, फिर मैं शुरू करते करते कंप्लीट कर ली, पर मैं फिर भी रोने लग गया था। फिर उसके बाद में मैं रोने लग गया था, तो मैं बाहर आया। फिर उसके बाद में किसी तरह मैंने अपने आंसू वगैरह पूछे, और फिर उसके बाद में हमने रिपोर्ट वगैरह दिखाई। हाँ, फिर उन्होंने कंफर्म किया हाँ टीबी है और आपको दवाई लेनी चाहिए। तो इस बार हमने कोई लापरवाही, केयरलेसनेस नहीं बरती और दवाई ली। तो जब मैंने दवाई लेना शुरू करा था, जब मैं 13 ईयर्स का था, जब उन्होंने वेट नापा और सारी टेस्ट वगैरह करे, तो उन्होंने बताया कि इनका वेट 32 kg है और इनको सिम्टम्स भी है टीबी के, तो इनको दवाई लेनी चाहिए। तो हमने दवाई स्टार्ट कर दी बिना कोई वेट करे और दवाई लेना शुरू करा। तो इस बार जो टैबलेट्स थी वो और भी मतलब कि हैवी थी पहले से। मतलब पहले थोड़ी छोटी छोटी तो नहीं, मतलब थोड़ी सी कम साइज़ की टैबलेट थी। लेता तो मैं 2 ही था, नाम भी सेम था, सब सोल्ट वो था, लेकिन वो जो दूसरी टैबलेट थी वो थोड़ी ज़्यादा है, मतलब कि मेरे को मोटी लगती थी। तो फिर मैंने ली, हैवी लगती थी और वो लेना स्टार्ट करा। 2 टैबलेट मैं लेता था हर रोज़ खाली पेट, और फिर उसके बाद में लेने के बाद में मैं स्कूल चला जाता था। तो कई बार ऐसा हुआ है कि किसी ने मेरे को ये नहीं बताया, ना कि डॉक्टर ने भी नहीं बताया कि इससे क्या होगा, आपको टैबलेट लेने के बाद नींद भी आएगी। तो कई बार ऐसा होता था कि मैं स्कूल में क्लास चलती रहती और मैं सो जाता था। तो मतलब हर बार तो नहीं हुआ, लेकिन कई बार हुआ है। और बच्चे फिर मेरे को उठाते थे, वो देखते थे तो सो रहा है क्लास में। और तो फिर मैं इस तरह किसी तरह मैंने अपनी जो स्कूलिंग है ऐसी बीमारी में 2-3 साल कंप्लीट करी। और फिर उसके बाद में जो ट्रीटमेंट वगैरह है वो लिया। और हमने स्कूल में भी बताया था कि मेरे को प्रॉब्लम है, तो स्कूल में भी जितना हो सकता था, ऐसा तो नहीं बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, लेकिन जितना हो सकता था स्कूल ने सपोर्ट करा। और मेरे फ्रेंड्स ने भी सपोर्ट करा। वो मतलब कि मेरी हेल्प करते थे। और मतलब जब भी मेरे को कोई प्रॉब्लम आती थी तो वो मेरे साथ खड़े रहते थे। स्कूल के कुछ फ्रेंड्स थे, कुछ फ्रेंड्स आज भी जो मेरे साथ अभी भी खड़े रहते हैं। तो उन्होंने बहुत सपोर्ट करा इस बीमारी में, मतलब इस फेज़ में मेरे को। फिर क्या हुआ, ट्रीटमेंट चलता रहा। और अगर मेरे को कोई बताता कि उस टाइम पे कि बीमारी से कभी कभी ऐसा भी होता है कि डिप्रेशन भी आता है, तो शायद मैं थोड़ा सा मैं और मतलब थोड़ा मैं और समझ पाता, मैं और थोड़ा केयरफुल रहता। तो कुछ साल से मतलब कि बीमारी तो मतलब ठीक हो गई थी ये, लेकिन कुछ साल तक मेरे को डिप्रेशन रहा, वो जो छुपा रहा। मेरे को उदासी तो फील होती थी, लेकिन कभी ऐसा लगा नहीं कि डिप्रेशन कोई चीज़ भी होती है और मुझे पता भी नहीं था कोई डिप्रेशन भी होता है। वो तो कई साल बाद एक साइकाइट्रिस्ट से, जो ब्रेन जो वाले डॉक्टर थे, उन्होंने बताया कि आपको साइकाइट्रिस्ट से मिलना चाहिए। और फिर साइकाइट्रिस्ट ने बताया। फिर अभी मैं बता रहा हूँ इस वाली स्टोरी पे, तो मैं बाद में आऊँगा। पहले मैं जो अपनी ट्रीटमेंट वाली स्टोरी वो कंप्लीट करता हूँ, फिर आप बोलोगे तो कहीं और चला गया। नहीं, मैं तो क्या हुआ, फिर ट्रीटमेंट चलता रहा। और फिर दवाई भी हम लेते रहे, हम हर महीने या फिर वो कुछ 1 महीने के लिए, कुछ 2-3 महीने के लिए टैबलेट्स वगैरह देते थे। और फिर हम कभी मतलब कि हमें विजिट करना पड़ता था बार बार हॉस्पिटल में। और फिर वो बताते थे, टेस्ट वगैरह करते थे कि सिम्टम्स कैसे इम्प्रूव हो रहे, कितने इम्प्रूव हो रहे। और फिर मेरी जो दवाई थी वो शुरू हुई थी अप्रैल 2015 में। और मेरी जो ट्रीटमेंट है, मेरा जो ट्रीटमेंट है वो कंप्लीट हुआ था फरवरी 2016 में। तो ऐसे मेरा ट्रीटमेंट चला। और फिर ट्रीटमेंट के बाद भी ऐसा नहीं कि मैं आज भी बहुत ठीक फील करता हूँ, नहीं, कुछ साइड इफ़ेक्ट्स अभी भी है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो अभी ये ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया, लेकिन एक चीज़ है, मेरा वेट 32 से 39 आया, 7 किलो बढ़ा। लेकिन अभी भी क्या है, और जब मेरे लास्ट जो वेट नापा था वो था 39,
39 या 37 या 39 था जब ट्रीटमेंट कंप्लीट हुआ। लेकिन अभी भी मेरा वेट पता नहीं क्यों नहीं बढ़ रहा। 1-2-3 किलो बढ़ता है 39 से 42 43 मैक्सिमम, इससे ऊपर नहीं। 43 तक पहुंच जाता है, पर फिर उसके बाद में फिर डाउन हो जाता है। अब ये इसके लिए भी हमने बहुत टेस्ट कराए इन 10 सालों में, मतलब इन टेस्ट पे ही बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं, लेकिन अभी तक भी कुछ समझ नहीं आ रही है ऐसा क्यों हो रहा है। फिर क्या हुआ कि हम दोबारा गए डॉक्टर के पास में, तो उन्होंने बोला कि आप एक बार साइकियाट्रिस्ट के पास जाओ। और पर उन्होंने जब ट्रीटमेंट चल रहा था मेरा, तब उन्होंने ये नहीं बताया कि ये आपको दवाइयों से या फिर जो आपको बीमारी हो रही है दवाई से ये आपको कभी डिप्रेशन भी हो सकता है कि मतलब कि इन दवाई लेने से, या टीबी की बीमारी से कुछ पेशेंट्स को, सभी को नहीं शायद, कुछ पेशेंट्स को इन दवाइयों से डिप्रेशन होता है। और उन्होंने कभी ऐसा रिवील तो नहीं करा मेरे सामने, लेकिन फिर उन्होंने 1-2 साल बाद जब हम गए उन्हीं डॉक्टर के पास, उन्होंने बोला कि आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाओ। तो हम साइकियाट्रिस्ट के पास गए, और पहली बार मेरी लाइफ में उन्होंने मेरे सामने एक वर्ड रिवील करा जिसको कहते हैं डिप्रेशन। तो उन्होंने बताया, तो फिर मैंने दवाइयाँ लेनी चालू करी, और वो थोड़ी ज़्यादा दिक्कत कर रहा था मेरे को, तो मैंने दवाइयाँ स्टॉप कर दी। तो और वो मेरे साथ डिप्रेशन चलता रहा, तो पर मैंने हिम्मत नहीं हारी। और ये हुआ क्यों? क्योंकि दवाई तो थी, लेकिन मेरे जो आसपास के जो लोग हैं ना, फैमिली तो फुल सपोर्ट कर रही है मेरे को, अभी भी कर रही है, लेकिन जो और जैसे कोई रिलेटिव्स वगैरह हैं वो सब हैं, तो वो मेरे को ऐसा फील कराते जैसे मैं कोई अलग ही प्राणी हूँ। क्योंकि मैं जैसे उनके बच्चे हैं, उनका कोई 13, 14, 15 साल का बच्चा है, वो मुझसे ज़्यादा हेल्दी दिखता है, तो वो मेरे को ऐसे फील कराते कि इसको देख, ये ऐसा है, वैसा हेल्दी है, ये है, वो है, और तू देख। तो उन सबको मैं एक ही बात अभी कह सकता हूँ कि मैंने जो बीमारी फेस करी है वो बहुत ही मतलब डेंजरस थी और लाइफ थ्रेटनिंग थी। सीधी बात है, इसमें कोई ऐसा नहीं कि मैं आपसे कुछ छुपाऊँ कि ना ही मैं कुछ कम बताऊँ ज़्यादा बताऊँ, नहीं। वो बीमारी एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ थी। अगर ट्रीटमेंट नहीं होता तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा जो ChatGPT से मैंने सर्च करी। मैं कोई मेडिकल प्रोफेशनल नहीं हूँ और ना मैं कोई दावा करूँगा यहाँ पे, जो ऑनलाइन जो डाटा अवेलेबल हैं उसी से बताऊँगा। मैं कुछ चीज़ें बताऊँगा, सारी तो नहीं बताऊँगा मैं। तो ये देखिए, ये आपको दिख रहा है क्या? ये सारा है, ChatGPT से पूछा है मैंने कि क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती थी अगर ट्रीटमेंट डिले हो जाता तो। सबसे पहले ब्रेन में स्वेलिंग आती, स्वेलिंग मतलब सूजन, फिर सीजर्स आते। सीजर्स मेरे को नहीं पता क्या होता है, अभी भी नहीं पता। सीजर और हियरिंग लॉस, तो सुनने की शक्ति खो सकता था मैं अगर ट्रीटमेंट डिले होता। मेमोरी और कंसंट्रेशन प्रॉब्लम्स, मेमोरी और कंसंट्रेशन प्रॉब्लम्स ये तो मेरे को अभी भी होती है। मेमोरी और कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम मुझे अभी होती है, जैसे मैंने आपको बताया। डिफ़िकल्टी वॉकिंग और बैलेंस प्रॉब्लम, तो हाँ, जो अदर सिम्टम मैं आपको बताया था, मैंने अभी तक अपनी फैमिली को भी नहीं बताया कि जो एक सिम्टम और है वो है मतलब कि बैलेंस बनाने प्रॉब्लम, चलते चलते बैलेंस बिगड़ जाना। तो मेरा बैलेंस बिगड़ जाता है कई बार, मैं सीधा नहीं चल पाता। इसलिए नहीं कि मेरी आँखें टेढ़ी वगैरह नहीं, कोई बैलेंस बिगड़ जाता है क्योंकि मेरे को ये बीमारी हुई थी। और ये मैं कंफर्म अपने एंड से कर रहा हूँ क्योंकि मुझे प्रॉब्लम है, तो मैं बता रहा हूँ आपको। मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे प्रॉब्लम थी, तो इसकी वजह से ये ऑनलाइन भी कंफर्म हुआ है, तो मैं बता रहा हूँ। और फिर भी मैंने अभी तक किसी डॉक्टर से नहीं पूछा, लेकिन फिर भी इसमें बता रहे हैं और मुझे भी फील हो रहा है, तो शायद हो सकता है ये इसी की वजह से कि मैं कोई बीमारी हुई थी। फिर विजन की प्रॉब्लम, हाँ, चश्मा तो लगा ही हुआ है मैं। और नर्व डैमेज, तो नर्व डैमेज जो मतलब कि जो ये जो नसें हैं उनका डैमेज होना, तो अगर ट्रीटमेंट डिले हो जाता तो होता है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स तो मेरे को हुई है, और
ब्लड में इन्फेक्शन होना, तो ब्लड का इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है, क्योंकि मैंने कई टेस्ट करा लिए उसके बाद। तो कोमा और कोमा में जाना, अगर ट्रीटमेंट डिले हो जाता तो कोमा में भी जा सकता था मैं। और सबसे सीवियर केस है, अगर मैं इस बीमारी का ट्रीटमेंट नहीं लेता तो डेथ भी हो सकती थी। तो सीवियर केस ये था। तो जो शायद मैंने देखा है अपनी रिपोर्ट्स वगैरह में, जहाँ भी तक भी मैं देख पाया हूँ, समझ पाया हूँ, तो मेरे को था बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, और ये सबसे ख़तरनाक है। मतलब इस बीमारी में सबसे ख़तरनाक था ये। और वायरल मेनिंजाइटिस थोड़ा कम होता है, लेकिन बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस जो है वो सबसे ख़तरनाक होता है। और इसके कुछ साइंस होते हैं जो मैं आपको अभी बताना चाहूँगा। तो मैं आपको जागरूक कर रहा हूँ, तो आपको मैं बताना चाहूँगा जो मेरे साथ भी हुए थे। हाई फीवर, सीवियर हेडेक मतलब कि तेज़ बुखार और बहुत तेज़ सिर में दर्द। नेक स्टिफनेस मतलब कि गर्दन ऐसे न झुक पाना, गर्दन स्टिफ हो जाना, आपकी गर्दन मतलब ऐसे आप अपने यहाँ चेस्ट पे इस साइड टच ना कर पाओ। तो मैं भी नहीं कर पा रहा था जब मुझे ये प्रॉब्लम थी। कन्फ्यूजन होना और अनयूजुअल बिहेवियर होना। तो कन्फ्यूजन तो हाँ मुझे हुआ था, मेरे को पता नहीं चलता था मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। मेरे को मतलब अजीब सा लगता था कुछ, कन्फ्यूजन, और बहुत अलग ही बिहेवियर रहता था मेरा और लोगों से उस टाइम। अब तो थोड़ा वो, अब तो मैं ठीक हूँ। एक्सट्रीम स्लीपीनेस, बहुत ज़्यादा नींद आना। लाइट सेंसिटिविटी, तो ये लाइट की तरफ मैं नहीं देख पाता था उस टाइम। और रिपीटेड वॉमिटिंग, जैसे मैंने आपको बताया, उल्टी बहुत आ रही थी मेरे को, तो उल्टी आना। हाँ, सीजर्स का आना। सीजर्स का एक बार मैं ये कन्फर्म कर लूँ सीजर्स क्या होते हैं, मैं थोड़ा सा, तो मैं आपको पूरा अच्छे से इंफॉर्मेशन दूंगा ना। रैश विद फीवर, रैश का होना, कोई एक मतलब कि एक निशान हो जाना बॉडी पे, रैशेज आ जाना, लाल लाल कलर के धब्बे वगैरह आ जाना, वो, और साथ में बुखार आना। तो मेरे को रैश तो नहीं हुआ था, पर जो बाकी वो चीज़ें हुई थी वो मैं बता रहा हूँ आपको। ट्रबल वॉकिंग और वीकनेस, चलने में प्रॉब्लम होना। हाँ, तो चलने में प्रॉब्लम हो रही थी और वीकनेस थी। तो ये सब सिम्टम्स थे मेरे को। और सीजर का तो मैं अभी बता नहीं पा रहा हूँ आपको, तो मैं एक बार देखता हूँ। सीजर का मतलब होता है दौरा आना। ओके, तो ये इतनी इन्फॉर्मेशन नेट पे सर्च कर पाया हूँ मैं अभी, तो ये बताना चाहता हूँ। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा जो गोल है वो ये है कि मैं जितने लोगों को हो सके बीमारी के बारे में, टीबी के बारे में जागरूक कर सकूं, और अपने जो स्टोरी है शेयर कर सकूं। और जो कुछ चीज़ें अभी फेस कर रहा हूँ मैं, वो है कभी कभी थोड़ा सा अलग फील होना, और जो बैलेंस वाली प्रॉब्लम बताई थी मैंने, वो अभी कभी कभी मैं फील करता हूँ। और वीकनेस भी अभी मेरे को कभी कभी फील होती है। तो इस बीमारी ने मेरी लाइफ को बहुत ड्रास्टिकली चेंज करा है, और बहुत सारे चेंजेस आए हैं। मेरी सोचने समझने की शक्ति में चेंज आया है। मेरी जो चीज़ों को देखने का जो नज़रिया है इन 10 साल में बहुत बदला है। हाँ, मैं बड़ा भी हुआ हूँ, उससे भी कुछ चेंज हुआ, लेकिन वैसे भी कुछ चीज़ें चेंज हुई है। और मैं जिससे भी मिलता हूँ वो ये कहता है कि तुम थोड़े अलग हो, चाहे कोई हो, और तो वो कहता है कि तुम थोड़े अलग हो। हाँ, मैं इसलिए अलग हूँ क्योंकि मैंने बहुत एक डेंजरस थिंग अपनी लाइफ में फेस करी है, एक डेंजरस बीमारी अपनी लाइफ में फेस करी है। और मैं कोई सिंपथी वगैरह के लिए वीडियो नहीं बना रहा, और ना ही ये कह रहा हूँ कि मैंने कोई वो ये सब चीज़ें मैं बस इसलिए बना रहा हूँ कि मैं आप सबको जागरूक कर सकूँ। और मैं चाहता हूँ जो चीज़ें मैंने फेस करी हैं, जैसे कि बीमारी के साथ में डिप्रेशन, या बीमारी के बाद में भी डिप्रेशन जो मैंने फेस करा, वो किसी और को फेस ना करना पड़े, किसी और के साथ ऐसा कभी ना हो। और अगर आपके आसपास किसी को, या आपके किसी अपने को कभी टीबी का पता चले, तो आप प्लीज़ उसके साथ काइंड रहिएगा, और कभी मतलब कि उन्हें ऐसे ट्रीट मत कीजिएगा कि ये बहुत ऐसी बीमारी है,
या फिर आप उनको बिल्कुल अलग ही फील कराएं कुछ, क्योंकि इस बीमारी में आज मतलब आपको ये जितना आपको फिजिकली इफ़ेक्ट करती है उतना आपको मेंटली भी इफ़ेक्ट करती है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप जिसको भी टीबी है आप उसके साथ काइंड रहें और प्लीज़ उनको समझने की कोशिश करें, कभी उनके साथ अलग सा व्यवहार ना करें, ओके। और कभी उनको बार बार फील ना कराएं कि तुम अलग हो, ये हो, वो हो। कोशिश करें उनको जितना नॉर्मल हो सके फील कराएं और कभी उनका मजाक ना उड़ाएं उनकी बॉडी के बारे में, क्योंकि वो उनका इस चीज़ में कोई वो नहीं है, मतलब कि उनकी इसमें कोई गलती नहीं है कि उनको ये बीमारी हो गई, पर ये क्या है कि ये बीमारी आपको बॉडी को इफ़ेक्ट करती है, तो इस कारण से होता है दिक्कत। तो कोशिश कीजिए आप जिसको भी टीबी हुआ है उसके साथ काइंड रहें, और अगर आपको टीबी हुआ है तो आप अपने साथ भी काइंड रहें। इस बीमारी में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, लेकिन आप हार मत मानिएगा। आजकल बहुत सपोर्ट अवेलेबल है गवर्नमेंट लेवल पे भी, प्राइवेट लेवल पे भी। अगर कोई ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर पाता है तो गवर्नमेंट फ्री ट्रीटमेंट और टेस्ट वगैरह भी प्रोवाइड कराती है। और आज मैंने जितना मैं हो सकता था, जितना अच्छे से हो सकता था और जितना मुझे पता था अपनी बीमारी के बारे में और जो जो चीज़ें मैंने फेस करी उसके बारे में मैंने आपको सब बता दिया है। फिर भी कुछ चीज़ें रह गया होगा तो मैं बाद में आपको बता दूँ। और अब कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपनी बीमारी के बारे में, टीबी के बारे में, ब्रेन टीबी के बारे में और जानूँ, ताकि मैं और लोगों को जागरूक कर सकूँ अपने इस प्लेटफॉर्म की मदद से, इस चैनल की मदद से, ओके। तो कल मिलते हैं एक नई स्टोरी और एक नए ब्लॉग के साथ में। थोड़ा लंबा हो गया आज का ब्लॉग, लेकिन ये बताना भी बहुत ज़रूरी था ताकि लोग जागरूक हो सके और कभी ऐसी प्रॉब्लम उनके सामने आए तो वो मेरी वीडियो उनकी हेल्प करे उसको फेस करने में।